मैं डॉक्टर तारिक मोहम्मद तस्लीम, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, वर्तमान में आस्था अस्पताल सिरसा में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और इसी विश्व हृदय दिवस को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाने की एक सोच रखी है, ताकि हृदय से जुड़े हुए विभिन्न जानकारियों को आम जनता तक पहुंचाया जा सके और आम जनता को इस जानकारी का फ़ायदा हो सके। इसी सीरीज़ में आज पहला वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, यानी अस्पताल से बाहर जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, उसका हृदय बंद हो जाए, तो क्या करें, कैसे करें, जिससे पेशेंट की जान बचाने की संभावनाएं बढ़ सकें। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्डियक अरेस्ट होता है, हृदय का बंद हो जाना होता है, उसे हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट एंड इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। जो इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें पेशेंट को जो रिस्क होता है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है, क्योंकि इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट को हमेशा ही तुरंत ही नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर द्वारा अटेंड कर लिया जाता है और उस कंडीशन में सक्सेसफुल सीपीआर की संभावना ज़्यादा होती है, तो उसका परिणाम भी तुलनात्मक रूप से अच्छा रहता है। लेकिन जब आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होता है, जब हॉस्पिटल से बाहर कार्डियक अरेस्ट होता है, तब जो होने वाली क्षति होती है, पेशेंट को जान जाने का खतरा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के डाटा के हिसाब से आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में बचने वाले मरीजों की संख्या मात्र 1 से 2% होती है। आज के इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में जो किए जाने वाला सीपीआर होता है, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, जिसे हम बीसीएलएस भी कहते हैं, वो एक आम आदमी वो कैसे कर पाए जिससे आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होने की स्थिति में मरीज़ की जान बचाई जा सके। आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में जब भी सीपीआर करने की आवश्यकता पड़े, इन बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले जो सीपीआर करने वाला आदमी है, सीपीआर करने वाली औरत है, जो भी बाईस्टैंडर जो आसपास मौजूद हो, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बाईस्टैंडर कहा जाता है। जब भी बाईस्टैंडर सीपीआर की कंडीशन आ जाए, तो सबसे पहले जो सीपीआर करने वाला है वो अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखे, और जो कोलैप्स हुआ है, जिस पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसकी भी सेफ्टी का ध्यान रखे। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, दोनों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सीपीआर परफॉर्म करना है। जो पेशेंट कोलैप्स हो गया है, बाईस्टैंडर सबसे पहले जो है हेल्प के लिए कॉल करें। सबसे पहले अगर आप अकेले हैं तो आप किसी को मदद के लिए पुकारें। आप अकेले हैं, आसपास कोई दूसरा नहीं है, मदद के लिए नहीं पुकार सकते, तो फ़ोन करके किसी को मदद के लिए कहें, और मदद के लिए शॉर्ट एंड संक्षिप्त तरीके से मदद के लिए पुकारने के बाद में तुरंत पेशेंट का सीपीआर स्टार्ट कर दें। सीपीआर करने का पहला जो स्टेप रहेगा सीपीआर करने में, वो रहेगा असेसमेंट। सबसे पहले असेसमेंट करें कि क्या वास्तव में जो कोलैप्स हुआ है उसे सीपीआर की ज़रूरत है भी या नहीं है। सबसे पहले असेस करें अवेयरनेस, पेशेंट अवेयर है कि नहीं, अवेक है कि नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस है कि नहीं। आप उसे बुला के देखें, बात करके देखें। शॉर्ट में ये जो सारी असेसमेंट की प्रक्रिया है, ये कुछ सेकंड्स में पूरी हो जानी चाहिए। आप पेशेंट को बात करने की कोशिश करें। पेशेंट अगर जवाब देता है, मतलब पेशेंट अवेयर है, उसे सीपीआर की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अगर अवेयर, कॉन्शियस नहीं है, अवेक नहीं है, तो फिर असेसमेंट के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। आप उसकी ब्रीदिंग चेक करें, नाक के आगे हाथ रख के देखें कि सांस आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ गर्दन की नस पे हाथ रख के देखें, नस चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर गर्दन की नस आपको नहीं महसूस होती है, आप तीव्रता से पैर की नस पे भी ग्रोइन एरिया में हाथ रख के देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी जगह पल्स नहीं फील होती है, ब्रीदिंग नहीं फील होती है, इसका मतलब पेशेंट कोलैप्स हो चुका है और इस पेशेंट को सीपीआर की ज़रूरत है। बाईस्टैंडर सीपीआर में बेसिक लाइफ सपोर्ट तुरंत स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट करने में जो पहले एल्गोरिदम फॉलो की जाती थी वो थी ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन।
बट अभी पिछले कुछ वर्षों में इस एल्गोरिदम को बदल दिया गया है और अब जो एल्गोरिदम फॉलो की जाती है वो है CAB, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग इफ़ बाईस्टैंडर CPR डूअर इज़ कंफर्टेबल। सर्कुलेशन को असेस करने के लिए जब हमने एक बार असेस करके कंफर्म कर लिया है कि पेशेंट की पल्स नहीं है, तो CPR करने के लिए जो CPR करने वाला बंदा या बंदी है, आप अपना हथेली के इस हिस्से को छाती के जो हड्डी है जिसे मेडिकल भाषा में स्टर्नम बोलते हैं, इसके निचले हिस्से पे रखें। एक हाथ से रखें, दूसरे हाथ से सपोर्ट, एक हाथ को रख के दूसरे हाथ की अंगुलियों से सपोर्ट लेते हुए आप कंप्रेस करना शुरू करेंगे। कंप्रेस करना शुरू करेंगे, आपकी कोहनियाँ सीधी रहनी चाहिए। जो भी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो आपकी शोल्डर मसल से आना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप अपनी हाथ की मसल्स को काम में लेते हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और वो क्वालिटी ऑफ CPR भी नहीं आएगी, वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं आएगा जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दोनों हाथों से CPR करना स्टार्ट करें, कोहनी सीधी रहे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कंधे से आए। एक बार आपने CPR के लिए पोजीशन ले ली है, हाथों को सही पोजीशन में ले आए हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सही से जनरेट कर रहे हैं, तो कितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करें CPR करने के लिए? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के हिसाब से आप इतना फोर्स जनरेट करें कि कम से कम 2 इंच स्टर्नम दबे, ताकि उतना फोर्स जनरेट हो सके जिससे पेशेंट के सर्कुलेशन में वो फोर्स जनरेट हो सके कि उसके सारे वाइटल अंगों को ब्लड पहुंच सके। वहीं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा भी नहीं कर देना है कि जो स्टर्नम का डिस्प्लेसमेंट है, जो स्टर्नम के दबने का रेंज है वो 2.5 इंच से ज़्यादा हो जाए। तो एक आइडियल रेंज ऑफ मोशन इज़ 2 से 2.5 इंच रहेगी। CPR किस गति से करें? CPR करने की जो आइडियल गति मानी गई है वो 100 पर मिनट है, यानी आप 100 बीट पर मिनट की स्पीड से CPR करें। और क्वालिटी ऑफ CPR निर्भर करती है CPR की गति पे, स्टर्नम के डिस्प्लेसमेंट पे और कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी ऑफ CPR को कैसे मेंटेन करें? अगर आप एक ही रेस्क्यूअर हैं, अकेला बंदा CPR कर रहा है, तो क्वालिटी CPR कर पाना बहुत मुश्किल होता है और उसको बहुत देर तक कर पाना भी रेस्क्यूअर के लिए संभव नहीं होता है। इसीलिए CPR के समय पहली जो प्राथमिकता होती है, मदद के लिए किसी को बुलाना होता है। इसे जहाँ तक हो सके जब भी CPR करने की ज़रूरत पड़ जाए, अपने आसपास मदद के लिए पुकारें। मदद मांगने में शर्माएं नहीं, किसी की जान बचाने में। आपकी मदद, किसी दूसरे की मदद, जिसकी भी मदद लगे मदद लें। और जब आप CPR कर रहे हैं, CPR की कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। अगर एक से अधिक रेस्क्यूअर हैं तो CPR करने वाले जब आपस में इंटरचेंज करें, जब वो बदल करें, तो वो इस तरह करें कि CPR करने की गति 1-2 सेकंड से ज़्यादा ना टूटे। इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि डिसकंटिन्यूड CPR, ऐसा CPR जो अंतराल से हो रहा हो, वो पेशेंट को वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगा जो एक कंटिन्यूस CPR पहुंचा पाएगा। उसके बाद में अगली चीज़ आती है कि CPR कब तक कंटिन्यू किया जाए। CPR कंटिन्यू किया जाए जब तक या तो पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो जाए। कुछ अंतराल के बाद में पेशेंट की पल्स को आप चेक करके देख सकते हैं। पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है, पेशेंट का सर्कुलेशन, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन की स्थिति में CPR को बंद किया जा सकता है। और रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन ना होवे तो आप पेशेंट का CPR कंटिन्यू करते रहें जब तक कि आपके पास ट्रेंड मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पहुंच जाए, एम्बुलेंस पहुंच जाए और पेशेंट को सही समय पे अस्पताल, निकटतम अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया जा सके। इस तरह हमने देखा कि CPR की प्रक्रिया क्या रहती है। अगर आप बाईस्टैंडर की तरह किसी का CPR कर सकते हैं तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के डाटा के हिसाब से किसी भी पेशेंट की जान बचने की संभावना 7 से 8 गुना बढ़ जाती है। जो सक्सेसफुल रेट 1 से 2% है, वो बढ़ के 8 से 10% पहुँचाया जा सकता है। इसके साथ में CPR से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण बातों के बारे में मैं और एडिशन करना चाहूँगा कि कार्डियक अरेस्ट होने के बाद में पहले 8 से 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
अगर इस समय अवधि में सही तरीके से CPR स्टार्ट कर दिया जाए तो पेशेंट की जान बच सकती है, उसके ब्रेन को होने वाला जो परमानेंट डैमेज है उसको रोका जा सकता है, उसके हार्ट को होने वाले परमानेंट डैमेज को कम किया जा सकता है। और किसी भी प्रक्रिया की तरह CPR के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। CPR करने के दौरान अतिरिक्त फोर्स लगने से जिस पेशेंट का CPR किया जा रहा है उसकी रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। कई बार ट्रॉमा के पेशेंट्स में CPR के दौरान में बोन इंजरी एग्रीवेट भी हो सकती है, स्पाइनल इंजरी एग्रीवेट हो सकती है। लेकिन CPR से होने वाले फ़ायदे CPR से होने वाले नुकसानों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अतः मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब CPR की प्रक्रिया को सीखने की कोशिश करें और ज़रूरत पड़ने पे किसी की मदद करने में हिचकिचाएं नहीं। आपके द्वारा किया जाने वाला ये कुछ मिनटों का काम किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है। नमस्कार।